This call is now being recorded. This call is now taking notes. स्पाइन सीधी 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओ ओ ओ वह शक्ति हमें दो निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना शुचि प्रेम सुधा रस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन बान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। इस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायिक गार्डन में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीतू जैन जो उपस्थित हैं, समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और आज के फैकल्टी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में तिवारी जी उपस्थित हैं, के तिवारी जी, कमलेश कुमार तिवारी जी उपस्थित हैं, वो हमारे समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और फैकल्टी भी हैं, उनका स्वागत है। हम लोग उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो अभी क्लास को ज्वाइन करेंगे, और उनका भी स्वागत है जो वीडियो के माध्यम से इसको देखेंगे, यूट्यूब में जब प्रचारित होगा तो इसको देखेंगे। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमका सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत मिली हुई है और हमारी इस एक्यूप्रेशर विधा को इतनी ख्याति और इतनी उन्नति प्राप्त हुई। खेमका सर के कुछ सपने हैं, खेमका सर के कुछ मोटो, वो मोटो है इस प्रकार: ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे संसार में इसको फैलाने के लिए हम कृत संकल्प है, और हमें विश्वास है कि ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार इष्ट मित्र बंधु बांधवों को भी नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। हम लोग सेमेस्टर 3 के कुछ
चैप्टर्स हमारे बाकी रह गए हैं, यानी हमारे कुछ क्लासेस लगभग 10 या 12 क्लासेस बाकी रह गए हैं, उनको हम लोग पढ़ा रहे हैं, उनको उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं ये ट्रीटाइज 4 जो गाल ब्लैडर मेरिडियन है, जो बहुत महत्वपूर्ण मेरिडियन है, उस पर चर्चा करने के लिए नीति जैन जी को मैं पुनः स्वागत कर रहा हूं उनका, और उनको ये क्लास हैंडओवर कर रहा हूं। तब तक मैं उस पीडीएफ को शेयर कर दे रहा हूं। थैंक यू सर। प्रेसिडेंट सर को प्रणाम करते हुए सभी साथियों का क्लास में स्वागत। आज की क्लास जैसा कि सर ने बताया, डॉक्टर वॉल की ट्रीटाइज 4 हम गॉल ब्लैडर मेरिडियन पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे। पेज नंबर है 174। तो गॉल ब्लैडर मेरिडियन, जैसा कि हम जानते हैं कि गॉल ब्लैडर ऑर्गन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो गॉल ब्लैडर के लिए हम जो हमारे टीसीएम ने जो गॉल ब्लैडर का दिया है, तो डॉक्टर वॉल ने उसी को थोड़ा सा संशोधित करके, कुछ पॉइंट्स बढ़ा के और कुछ पॉइंट्स को संशोधित करके, मतलब उस उन्हीं पॉइंट्स में उन्होंने कुछ जो नए बिंदु, कुछ तो नए बिंदु खोजे हैं और कुछ बिंदुओं को पुनः परिभाषित करके गॉल ब्लैडर मेरिडियन को उन्होंने पुनः परिभाषित किया है। तो हम जानते हैं गॉल ब्लैडर मेरिडियन जो है हमारा, ये पीएच बैलेंस करता है। गॉल ब्लैडर मेरिडियन बायलेटरल हमारे ब्रेन के दोनों साइड को कवर करती है, इसलिए हम इसको राजा भी कहते हैं। राजा मेरिडियन भी इसे बोलते हैं क्योंकि ब्रेन को कवर करती है। तो हम जानते हैं अगर ब्रेन को कोई कवर कर रहा है तो हम उसे राजा का नाम दे सकते हैं। ब्रेन के हर पार्ट का इलाज, मेंटल प्रॉब्लम का इलाज हम इस मेरिडियन से कर सकते हैं। ये पैर के साइड से जा रही है, तो साइटिका जो गॉल ब्लैडर पैर के लेटरल साइड से जा रही है, तो इसका इसलिए हम इसे साइटिका का, वहां की उस साइड की साइटिका का उपचार भी हम इस मेरिडियन से कर सकते हैं। मेरिडियन की लोकेशन जो है हमारी टीसीएम की मेरिडियन और इसकी जो पॉइंट्स हैं वो काफी कुछ सेम ही है, कोई बहुत ज्यादा फर्क उनमें नहीं है। और इसमें यह मेरिडियन हमारी आंख का जो बाहरी कोना होता है वहां से शुरू होती है, और पाँव की जो फोर्थ टो होती है, चौथी उंगली होती है, उसके बाहरी भाग यानी स्मॉल टो की तरफ जो नाखून है, नाखून की जड़ तक हमारा ये वाली मेरिडियन जाती है। पॉइंट्स की अगर हम इस बात इसमें करते हैं, तो गॉल ब्लैडर मेरिडियन में हम जानते हैं कि 44 पॉइंट्स होते हैं। 44 पॉइंट्स होते हैं और डॉक्टर वॉल ने इसमें 12 बिंदुओं को नए खोजे हैं। तो नए बिंदु खोजे हैं तो 44 + 12 हमें 56 पॉइंट टोटल इसमें हो गए हैं। तो इस तरह से 56 बिंदु और टीसीएम के अनुसार 44 बिंदु हैं। डॉक्टर वॉल, अब ये मेरिडियन बायलेटरल होती है। अब इन्होंने जो इस पॉइंट्स के बारे में बताया है, इसमें 12 नए बिंदु खोजे हैं। इनके बारे में हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। एक एक पॉइंट के बारे में आगे पूरे चर्चा आएंगी, जो इन्होंने नए बिंदु खोजे हैं और जो पुनः परिभाषित किए हैं। इसी तरह से 25 पॉइंट्स इन्होंने पुनः परिभाषित किया। पॉइंट वही है, सेम पॉइंट्स हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा उन्होंने पुनः से उसको परिभाषित, उसकी डेफिनेशन थोड़ी सी बदल दी है, थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो उसको भी हम एक एक पॉइंट के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। थर्ड पॉइंट में आ रहा है गॉल ब्लैडर को, इसमें प्लेक्सस के भी पॉइंट्स हैं इसमें। तो ये दो प्लेक्सस के पॉइंट हैं, इन्हें ऑटोनॉमिक पॉइंट कहते हैं। ये सीधे हमारे ब्रेन से जुड़ाव इनका होता है। इसके अलावा इसमें कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट होता है। कंट्रोल मेजरमेंट पॉइंट हम जानते हैं कि टेस्ट एंड ट्रीटमेंट पॉइंट होता है। इसके द्वारा हम जान सकते हैं कि वहां पे क्या कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है, और ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं और उसे टेस्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक बिंदु इसमें पेरिटोनियम का बिंदु होता है। पेरिटोनियम यानी कि बाहरी आवरण का, वो भी बिंदु होता है। उसके अलावा इसमें 7 समेशन पॉइंट होते हैं। समेशन मेजरमेंट पॉइंट जो होते हैं वो टिश्यू सिस्टम में गड़बड़ी के लिए हमें बताते हैं। तो ये 7 समेशन मेजरमेंट पॉइंट है। अब गॉल ब्लैडर मेरिडियन की जो मेरिडियन है, सर के ऊपर से पीछे की तरफ मस्तिष्क के एक बड़े भाग से होते हुए जाती है, ये इन्होंने बताया है, जिससे कि सारी ब्रेन की प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह स्पेशल नोट में जैसे सेम चीज लिखी है, डॉक्टर वॉल ने इस मेरिडियन पर मिड ब्रेन, इंटर ब्रेन आदि के बिंदुओं को खोजकर मस्तिष्क के उपचार को सहज बना दिया है। तो इस तरह से हम इसका ब्रेन का उपचार हम इस मेरिडियन से आसानी से कर सकते हैं। अब हम पेज नंबर 178 पर आते हैं। इनके बिंदुओं को हम देख लेते हैं। ये जी दिखा सर। दें। जी सर। पहले हम इसके लोकेशन देख लेते हैं। तो ये हमारे आंख के कोने से, बाहरी कोने से स्टार्ट होती है, जैसा कि हमने पढ़ा, और पैर के चौथी टो तक, फोर्थ टो तक जाती है, और फोर्थ टो में स्मॉल टो है उसकी तरफ इसलिए समाप्त होती है। तो ये GB44 हमारा बिल्कुल नाखून के पास है। उसके नीचे GB43D, फिर GB43C, इस तरह से सारे पॉइंट हमारे जा रहे हैं। और आगे के पॉइंट्स, काफी कुछ पॉइंट्स इसमें से हमारे
जो गॉल ब्लैडर मेरिडियन के पॉइंट्स हैं वो हमारे सेम पॉइंट है इसमें और उसमें। अब हम इसमें हम देखते हैं कि कुछ पॉइंट्स को डॉक्टर वॉल ने राइट और लेफ्ट में अलग अलग उपचार के लिए परिभाषित किया है कि अगर हम राइट में लगाएंगे तो उसका अलग प्रभाव है और लेफ्ट में लगाएंगे तो उसका अलग प्रभाव है। तो इस तरह से GB44 सबसे पहला पॉइंट दिया है GB44। तो GB44 राइट में लगाएंगे अगर हम, तो ये कॉमन बाइल डक्ट का पॉइंट है। तो इसमें अगर गॉल ब्लैडर में या तो स्टोन हो जाता है या पित्त जाने में कोई रुकावट होती है, तो ये इसको हम GB44 को राइट में यूज करते हैं। तो यह नली पित्त को, जो हमारा बाइल होता है, उसको ड्यूोडेनम तक ले जाती है। ये जो कॉमन बाइल डक्ट जो नली है, ये सामान्य पित्त नली जो है, ये हमारे बाइल को ड्यूोडेनम तक ले जाने का कार्य करती है। तो यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम GB44 को राइट में ट्रीट करते हैं। फिर लेफ्ट के लिए, लेफ्ट में अगर कॉमन हिपेटाइटिक डक्ट का पॉइंट है ये, तो बाइल निकलने के बाद में इसी नली से आगे गॉल ब्लैडर में जाता है। तो इस नली में सीधे लिवर से पित्त प्राप्त होता है। जो हमारी कॉमन हेपेटाइटिक डक्ट है, इससे इसमें सीधे इस नली में लिवर से सीधे पित्त आता है, हमारा बाइल जूस इसमें आता है। तो अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम GB44 लेफ्ट को ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा GB43D। GB43D हमारा लिम्फ वेसल का पॉइंट है। लिम्फ वेसल का पॉइंट मतलब क्लीनिंग का पॉइंट है। तो अगर हम गॉल ब्लैडर में क्लीनिंग के लिए अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उसमें कुछ कहीं ना कहीं कोई ना कोई टॉक्सिन इकट्ठे हो गए हैं, तो हम GB43D को यूज लेंगे। ये लिम्फ वेसल ऑफ गॉल ब्लैडर और लिम्फ ड्रेनेज ऑफ बाइल डक्ट्स का पॉइंट है, तो हम इसको यूज लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा GB43C। ये राइट, राइट में अगर लगाएंगे तो इसके अलग है और लेफ्ट में लगाएंगे तो अलग है। तो राइट में लगाते हैं तो हेपेटिक प्लेक्सस का पॉइंट है ये। तो ये लिवर प्लेक्सस का पॉइंट है, नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ पॉइंट है ये। लिवर सीधे नर्वस सिस्टम से इससे जुड़ता है, इस पॉइंट के थ्रू लिवर सीधे नर्वस सिस्टम से जुड़ता है। तो इसमें कहाँ कहाँ इनर्वेशन होता है, तो ये हम देख लेते हैं। लिवर पर तो होता ही है, उसके अलावा कहाँ कहाँ इनर्वेशन इनर्वेशन इसका होता है। लिवर, बाइलरी डक्ट, गॉल ब्लैडर, स्टमक और पैनक्रियास। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सारे के सारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर ये कार्य करता है, क्योंकि इसमें सारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स आ गए हैं। तो ये सारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर प्रभाव ये वाला पॉइंट हमारा डालता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा GB43C। इसका हम लोग यूज तब करेंगे और भी करेंगे, जब हमेशा याद रखिए, जब कभी हम एंटी मेरिडियन को यूज करेंगे तो इसको जरूर यूज करना चाहिए, क्योंकि एंटी मेरिडियन का संबंध क्या है कि वर्चुअली वो ब्रेन के उसमें कर रही है। तो मान लीजिए कभी आपका हिपैटिक मतलब लीवर के संबंध में कहीं भी आप एंटी मेरिडियन का यूज कर रहे हैं, तो GB43C के साथ एंटी मेरिडियन का यूज करिए। मान लीजिए केवल अकेले आप कर रहे हैं और आपको करना है हिपैटिक मतलब लीवर या गॉल ब्लैडर, इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे हैं, और आपको लग रहा है कि अनकंट्रोल्ड कोई बीमारी है और लीवर की या गॉल ब्लैडर की, और वो ब्रेन से जुड़ी हुई है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये मानते हैं कि अगर कोई अनकंट्रोल्ड बीमारी, पेन है, अनकंट्रोल्ड कोई मतलब कोई ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा है और लीवर की बीमारी या स्टमक बीमारी पैंक्रियास की होती जा रही है, तो हम लोग मानते हैं कि ब्रेन का है। तो हम लोग वैसे दशाओं में एनडी का यूज, एनडी मेरिडियन का जो ट्रीटाइज 3 में है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग उसके साथ GB43C को भी हम लोग करेंगे, ताकि हिपैटिक प्लेक्सस की कहीं बात हो, यानी कोई प्लेक्सस में कहीं बीमारी हो, प्लेक्सस माने वो जोड़ने वाला, ब्रेन से जोड़ने नर्वस वाला, सिस्टम से। नर्वस सिस्टम से जोड़ने वाला, इसलिए हम लोग उसको यूज करते हैं। ये हम लोग नॉर्मली नहीं करते। मैं इसलिए ये बता रहा हूँ, ये चीजें हम लोगों को समझ में आनी चाहिए कि क्यों हम लोगों को यूज करना है। हिपैटिक प्लेक्सस का अर्थ क्या है, यानी यही लीवर को ब्रेन से कोई कम्युनिकेशन हो रहा तो ये इसी प्लेक्सस के माध्यम से हो रहा है। तो कम्युनिकेट ही नहीं हो रहा, लीवर अपना फंक्शन नहीं कर पा रहा ठीक से, लीवर अपना परेशान है किसकी वजह से, ब्रेन की वजह से। ठीक है जी। थैंक यू सर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा GB43C, सेम है लेकिन ये लेफ्ट में, अगर इसमें लेफ्ट में लगाएंगे तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जिस तरह से GB43C राइट में लगाने से लिवर पे पड़ा था, उसी तरह से GB43C लेफ्ट में अगर हम लगाएंगे तो स्प्लेनिक प्लेक्सस, ये स्प्लीन पे प्रभाव डालेगा। तो ये सिंपैथेटिक प्लेक्सस है एक, तो ये स्प्लीन पे हमारा प्रभाव डालेगा। इसके अलावा ये कहाँ कहाँ प्रभाव डालेगा, स्प्लीन, स्टमक और कॉर्डल पार्ट ऑफ पैंक्रियास, यानी पैंक्रियास की पूंछ, जो पीछे वाला पैंक्रियास का भाग होता है, वहां पर ये अपना प्रभाव डालेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा GB43B। जी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, CMP पॉइंट है, टेस्ट एंड ट्रीटमेंट पॉइंट इसे हम कहते हैं कि अगर टेस्ट भी कर सकते हैं, इसे ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाए या इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसको उसके लिए हम इस पॉइंट पर से हम टेस्ट, चेक और ट्रीट कर सकते हैं।
तो CMP है ये बाइल गॉल ब्लैडर का भी और बाइल डक्ट का भी। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी गॉल ब्लैडर की कोई बीमारी हो, हम लोग बार बार इस बात को अपने इस वीडियो के माध्यम से कहते हैं कि जब भी किसी भी बीमारी किसी भी ऑर्गन की हो, तो हम लोग जो डॉक्टर वॉल ने पॉइंट दिए हैं, CMP पॉइंट, उनको जरूर ट्रीट करें, चाहे स्ट्रक्चर की हो चाहे फंक्शन की हो। उसमें चाहे आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उसमें मेथी लगा लीजिए, लेकिन लगाइए जरूर, ताकि कोई भी CMP पॉइंट जो है वो दोनों की क्षमता रखता है, वो स्ट्रक्चर और फंक्शन को दोनों को। हम लोग और सब पॉइंट लगा लेते हैं, लेकिन हम लोग CMP पॉइंट को भूल जाते हैं। ठीक, जी सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा GB43A। GB43A जैसा कि हमने पहले देखा था, टिश्यू का पॉइंट है ये। तो टिश्यू का पॉइंट है, तो कभी कभी का क्या होता है कि हमारी वॉल होती है वो चिपक जाती है, तो उसमें गॉल ब्लैडर श्रिंकेज हो जाए या कोई और चेंज हो जाए तो हम इस पॉइंट को यूज करते हैं। पेरिटोनियम की जो परत होती है बाहर की, उसका ये पॉइंट है, सीरियस कवरिंग ऑफ गॉल ब्लैडर रीजन। तो ये द पोस्टीरियर वॉल एंड द फंडास ऑफ द गॉल ब्लैडर आर कवर्ड विद पेरिटोनियम। जो हमारा पित्ताशय का तल होता है और पीछे के भाग में एक आवरण होता है, एक पेरिटोनियम से वो ढका हुआ होता है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम GB43A पॉइंट को यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा GB43। ये टोनिफिकेशन पॉइंट है। इसको हम लेफ्ट और राइट दोनों में अलग अलग यूज करते हैं। अगर लेफ्ट में हम इसको यूज करते हैं तो राइट हिपेटेटिक डक्ट के लिए करते हैं। तो ये एक टोनिफिकेशन पॉइंट है गॉल ब्लैडर मेरिडियन का। तो हिपेटेटिक डक्ट के लिए इस पॉइंट को यूज करते हैं। लेफ्ट में राइट में अगर हम करेंगे तो ये सिस्टिक डक्ट है। सिस्टिक डक्ट का पॉइंट है, गॉल ब्लैडर से कॉमन हिपेटेटिक डक्ट में बाइल ले जाने वाली डक्ट को सिस्टिक डक्ट कहते हैं। तो गॉल ब्लैडर में अगर इन्फ्लामेशन हो जाए या उस रास्ते में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हम गॉल ब्लैडर 43 राइट में यूज करके ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसको हम लोग लिम्फ मेरिडियन के साथ जोड़ सकते हैं। इसको हम लोग लिम्फ मेरिडियन के साथ जोड़ सकते हैं, क्योंकि लिम्फ मेरिडियन में भी वही लिम्फ जो है राइट हिपैटिक डक्ट में क्या जाती है, तिवारी जी बताइए, इसमें जाती है ना कुछ जी लिम्फ लिम्फ वगैरह के लिए है ना ये हिपैटिक डक्ट, जी कि केवल पित्त नली है केवल? जो हिपैटिक डक्ट है वो राइट वाली जो बोलते हैं लिम्फ वाली, तो वो लिम्फ डक्ट है क्या, वो दूसरी है? ये लिम्फ जाती है उसमें। हाँ, अगर लिम्फ जाती है तो हम लोग लिम्फ वाला जब ट्रीटमेंट करते हैं तो हम लोग इस पहले पॉइंट को भी मेथी लगा सकते हैं। अगर 25 न भी करें तो हम लोग मेथी लगा सकते हैं, इसको बैलेंस करके वो भी हमारा सॉल्व हो सकता है। ऐसे हम लोग जोड़ते जाइए इसको। जी सर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा GB42। GB42 हमारा गॉल ब्लैडर का पॉइंट है। और अगर ये हमारा लेफ्ट में लगाएंगे तो गॉल ब्लैडर का पॉइंट है, राइट में लगाएंगे तो गॉल ब्लैडर का, लेफ्ट में लगाएंगे तो लेफ्ट हिपेटेटिक डक्ट का पॉइंट है। इसके बारे में आगे हम पढ़ते हैं स्पेशल नोट में। डेफिशिएंसी ऑन गॉल ब्लैडर 42। अगर गॉल ब्लैडर 42 पे अगर हम चेक करते हैं, अगर हम इन्फ्लुएंस लेते हैं, चेक करते हैं, अगर हमको वहाँ डेफिशिएंसी मिलती है लेफ्ट और राइट में, तो इसका मतलब है कोलेंजाइटिस, पित्त नली का प्रदाह, इन्फ्लामेशन हो गई है। तो हम गॉल ब्लैडर 42 को लेफ्ट और राइट दोनों पर ट्रीट करेंगे। अगर क्रॉनिक केस हो गया है, देयर विल बी डेफिशिएंसी ऑन लिवर। क्रॉनिक केस में हमें लिवर पे डेफिशिएंसी आ जाएगी, तो लिवर पे डेफिशिएंसी आ जाएगी तो भी हम इसको लेफ्ट और राइट दोनों में ट्रीट करेंगे। अब है नेक्स्ट है हमारा, इन केस देयर इज वेरी मच डेफिशिएंसी एट गॉल ब्लैडर 42। अगर बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी आ गई है तो इसका मतलब है कि लिवर में, तो इट इंडिकेट्स ए बाइलरी सिरोसिस, यानी कि बाइल के रास्ते में सिरोसिस हो गया। बाइल के रास्ते में सिरोसिस हो गया तो भी हम इस गॉल ब्लैडर 42 को यूज करेंगे लेफ्ट और राइट दोनों में। नेक्स्ट है, अगर देयर इज वेरी मच डेफिशिएंसी, बहुत ही ज्यादा क्रॉनिक डेफिशिएंसी हो गई, बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी हो गई गॉल ब्लैडर 42 की तरफ राइट में, और SIR मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन राइट में, तो इट इंडिकेट्स एन अफेक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर एंड बाइल डक्ट विद एन इरिटेशन ऑफ वेटस पेपिला। वेटस पेपिला एक क्रूशियल एनाटॉमी स्ट्रक्चर होता है जहां पर कॉमन बाइल डक्ट और पैनक्रिया डक्ट ये दोनों ज्वाइन करके ड्यूोडेनम में एम्प्टी करते हैं, अपने बाइल को ड्यूोडेनम में डाल देते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर होता है, तो यहाँ पे इरिटेशन होने की संभावना होती है। तो इसलिए हम अगर क्रॉनिक इसमें बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी होती है तो हम गॉल ब्लैडर 42 को और SI सर SI को ट्रीट थोड़ा करेंगे, इसमें SI खाली SIR लिख रखा है। SIR को भी और नहीं डिफिशिएंसी करेंगे इसी पर, लेकिन वो SI में अगर SI में राइट में देखेंगे अगर उसको।
जी सर, SI जी में सर, कहीं ठीक है। वो मशीन से उन्होंने देख रहे होंगे ना वो जी सर, SI। हम्म, जी सर, ठीक है। हम्म, नेक्स्ट है, दिस इज अ टोनिफिकेशन पॉइंट। ये टोनिफिकेशन पॉइंट है हमारा, स्पेशली ट्रीटेड ड्यूरिंग हॉररी टाइम। ऑर्गन क्लॉक के हम जानते हैं, ऑर्गन क्लॉक के हिसाब से ये हॉररी पॉइंट है। तो मतलब 11 से लेके 1 बजे तक दिन का, या 11 से 1 बजे तक शाम रात का। तो उस टाइम पे अगर हम इसको ट्रीट करेंगे तो ये टोनिफिकेशन पॉइंट है ऑर्गन क्लॉक के हिसाब से। अब है नेक्स्ट है होल्स सिस्टाइटिस ट्रीट गॉलब्लैडर 42 राइट, SI3 राइट, गॉलब्लैडर 42 राइट। पूरे गॉलब्लैडर में अगर इंफ्लामेशन हो गई है, होल सिस्टाइसिस मतलब पूरे गॉलब्लैडर में अगर स्वेलिंग है, इंफ्लामेशन है, तो हम इन 3 पॉइंट्स को यूज करेंगे गॉलब्लैडर 42 राइट में, SI3 राइट में, और गॉलब्लैडर 42। सर 2 बार लिख रखा है गॉलब्लैडर 42 राइट, लेफ्ट आना चाहिए ना सर इसमें। नहीं ये राइटिंग बात कर रहा है, लेफ्ट की बात ही नहीं कर रहा ये। तो सर 2 बार गॉलब्लैडर 42 लिख रखा है इसमें राइट। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग एक ही बार करेंगे। वो वैसे लेफ्ट हो सकता है, ऊपर लिखा हुआ है ना GB जी 42 सर, लेफ्ट राइट, तो लेफ्ट कर जी लो। सर, और ये लेफ्ट SI होना चाहिए सर। वाले में SI3 कर लीजिए आप, जी सर, क्योंकि SI3 आएगा वहां पर। SI3 की बात कर रहा हूँ। SI3 भी जो वाटर ऑफ है ना, वो हाँ। वहां पे उसका फंक्शन है। हम्म, SI3 भी एक्ट करेगा जैसे ये हम लोग GB42 का काम करेंगे, तो SI3 भी सिमेट्रिकल इस हाँ यहाँ पे वाटर पेपिलेज पे जो है ना, इसका इफेक्टिवनेस है SI3 का, इसलिए हाँ SI3 करेंगे। हाँ, इसीलिए SI3 बात कर रहे हैं। हाँ, वही इम्पैक्ट डालेगा SI3। हाँ SI3R लिखना चाहिए उसमें, और ये हाँ, GB42L। जी सर। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा GB41। GB41 हमारा राइट में यूज करेंगे। अगर हम राइट में यूज करते हैं तो ये बिलफेरिक डक्ट इन द राइट लिवर लोब, दाहिने यकृत क्षेत्र में पित्त नलिका है। यानी कि क्या होता है, लिवर जो होता है हमारा, उसमें छोटे छोटे से डक्ट लगे हैं, जहां से बाइलरी डक्ट से होते हुए गॉल ब्लैडर में कलेक्ट हो जाता है। तो ये उस जगह का पॉइंट है, ये राइट में अगर हम यूज करते हैं तो आल्सो ट्रीट लिवर 2A फॉर द इंटर इंटरलोब्यूलरी डक्ट्स। यानी कि इंटरलोब्यूलरी डक्ट्स मतलब क्षेत्रों के बीच का जो लोब होता है, उसके लिए हम अगर उसके लिए यूज करना है तो गॉलब्लैडर 41 राइट के साथ में हम लिवर 2A को भी यूज करेंगे। अगर लेफ्ट में हम इसको यूज करते हैं तो ये लेफ्ट की साइड का जो लिवर लोब होता है, उसके लिए हम उसमें जो बीच बीच में जो डक्ट जा रही है, छोटी छोटी डक्ट जा रही है, उसके लिए हम लेफ्ट साइड के लिए हम इसको यूज करते हैं। स्पेशल नोट में लिखा है ये बैलेंसिंग पॉइंट है पूरे गॉल ब्लैडर के लिए। अगर पूरे गॉल ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम हो तो हम इस पॉइंट को बैलेंसिंग पॉइंट की तरह से यूज कर सकते हैं। और फॉर बाइलरी सिरोसिस, बाइलरी में सिरोसिस हो गया, उन डक्ट्स में छोटे छोटे सिरोसिस डक्ट्स में सिरोसिस हो गया है, तो हम गॉल ब्लैडर 41 के साथ लिवर 2A को यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा GB40। इसको टोन अगर हम करते हैं तो एनर्जी बढ़ती है। ये गॉल ब्लैडर 42 अगर 40 गॉल ब्लैडर 40 को हम यूज करते हैं तो निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है, हमें आराम मिलता, बढ़ाता है, निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है। टोनिफिकेशन पॉइंट है क्योंकि ये ऑर्गन सोर्स पॉइंट है लिवर का। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा GB39A। GB39 ये हमारा SMP पॉइंट है। ये हमारा लेटरल सेक्शन ऑफ एंकल जॉइंट का पॉइंट है। हम अगर इसकी लोकेशन भी देखेंगे तो ये एंकल के आसपास ही जो जो पॉइंट आ रहे हैं, उनकी लगभग उसी के आसपास हमारी लोकेशन भी वहीं आ रही है। तो ये हमारा टखने के जोड़ के बाहरी भाग का समीशन मेजरमेंट पॉइंट है, और बहुत इफेक्टिव पॉइंट है। अगर टखने में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हम इस पॉइंट को यूज कर सकते हैं। GB39 हम जानते हैं। लोकेशन दिखा दें जी सर, जी सर, जरूर। कि देखिए ये है जी सर, जी ये हमारे GB39 इसमें दे रखा है। उसी GB39A हमारा इसके टखने के पास ही आएगा सर, एक पॉइंट नीचे की तरफ। उसी बगल में आएगा। तो 40, देखिए जो 40 है ना, GB40 GB39 उसी के बीच में आएगा कहीं। जी सर, जी, बिल्कुल सर। इसको देखना नेक्स्ट। बहुत, देखते हुए और उपचार करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। जी सर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा GB39। GB39 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम जानते हैं कि आरबीसी के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है हमारा, ब्लड बढ़ाने के लिए। ये हमारा इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है बोन मैरो का इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है। और अगर कहीं हमारे आरबीसी में लाल रक्त कण की कमी हो रही है तो हम GB39 को यूज करके हम उसको बढ़ा सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी तरह से GB34, ये भी हमारा इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है। ये हमारा लोअर एक्सट्रीमिटी का SMP मसल्स का पॉइंट है, और ये हमारा मसल्स और नर्व मीटिंग पॉइंट है।
पूरी बॉडी की मसल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैसे तो ये पूरी बॉडी और मसल्स के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन स्पेशली ये लोअर एक्सट्रीमिटीज के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पैरों में कोई भी दर्द हो तो दो आप पॉइंट जरूर करिएगा। GB30, जैसे यहाँ पर टकमुक देखिए ना, लिखा हुआ है SMP ज्वाइंट, GB33 SMP ज्वाइंट्स ऑफ द लोअर। पैरों के जोड़ों के मतलब ज्वाइंट्स में हो या मसल्स में हो, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा, हो सकता है जोड़ों वाला, और क्योंकि जोड़ के बगल मसल्स तो है, बिना मसल्स के जोड़ नहीं सकता। तो SMP मसल्स और SMP ज्वाइंट्स, इन दोनों को ट्रीट करेंगे तो आपके पैरों के उसके लिए, और अन्य पॉइंट्स के अलावा GB34 जब GB33 बहुत बढ़िया पॉइंट है। जी सर। तो GB34 हमने देखा कि ये पैरों में कोई भी प्रॉब्लम हो, रप्चर ऑफ द मसल, माइजाइटिस एंड मिस्थेनियस ग्रेविस, ये बहुत ऐसी गंभीर बीमारी है जिसमें बिल्कुल पलके वलके सब झुक जाती हैं, उनको उठाना पड़ता है। और इसी तरह माइस्थेनिया ग्रेविस में सारे जो है आपके मसल्स हैं भी इतने वीक हो जाते हैं कि आप उठ नहीं पाते, चल नहीं पाते, हाथों का मूवमेंट नहीं हो पाता, वो माइस्थेनिया ग्रेविस है, बहुत बीमारी है। तो हम लोग चाइनीज में यूज करते हैं हम लोग स्प्लीन की सिंकिंग में, उसमें उसकी एनर्जी को बढ़ाते भी हैं विद द हेल्प ऑफ UB35 गवर्निंग वेसल 1, गवर्निंग वेसल 20। इसके 3 पॉइंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और माइस्थेनिया ग्रेविस को GB34 में भी हम लोग यूज कर सकते हैं, इसलिए ये पॉइंट आ गया है 34 33। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा GB33, जैसा कि सर ने बताया जॉइंट्स का SMP पॉइंट है, लोअर एक्सट्रीमिटीज के जॉइंट्स का है, हिप जॉइंट हो, नी जॉइंट हो, एंकल जॉइंट हो, फेलेंजियल जॉइंट्स हो, सबका ये SMP पॉइंट है। तो पैरों के जोड़ के उपचार का समीक्षण मेजरमेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट पॉइंट है GB29, इसकी लोकेशन हिप्स के पास में आती है, तो ये हमारा थर्ड मेजरमेंट पॉइंट है हिप जॉइंट का। तो कूल्हे के जोड़ का इसकी लोकेशन भी यहीं आ रही है GB29 की। जी सर। ये अच्छा ऊपर कहीं है, जला सर आगे, नीचे सर आगे है, हाँ आगे नीचे है। ठीक जी। जी सर। कूल्हे में कोई प्रॉब्लम हो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा GB25, गॉलब्लैडर 25 हमारा फ्रंट व्यू पॉइंट है लिवर का, किडनी का, ये किडनी का लिवर पॉइंट है। तो फंक्शन वैसे तो ये किडनी के फंक्शन को सुधारता है, लेकिन हम जानते हैं कि फंक्शन अगर गड़बड़ है तो इसका मतलब स्ट्रक्चर भी गड़बड़ है। तो ये हम स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों को हम इस पॉइंट से ट्रीट कर सकते हैं। तो ये GB25 हमारा किडनी का फ्रंट व्यू पॉइंट है, और किडनी के फंक्शन को सुधारने के लिए, स्ट्रक्चर और फंक्शन को सुधारने के लिए हम GB25 पॉइंट को यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा GB24, ये हमारा अलार्म पॉइंट है गॉल ब्लैडर का। अलार्म पॉइंट से हम जानते हैं, हम अलार्म पॉइंट को से हम चेक कर सकते हैं, गॉल ब्लैडर को चेक कर सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम, तो वहाँ हम प्रेस करते हैं तो वहाँ कितना पेन है कितना पेन नहीं है, तो ये हमें बता सकता है कि गॉल ब्लैडर में हमें कोई प्रॉब्लम है क्या। तो ये हमारे फंक्शंस को सुधारता है गॉल ब्लैडर के। सर अब ये लोकेशन वाला आ गया है GB29। हाँ ये देखिए 29 वाला हिप्स के, देखिए, हाँ हिप्स के पास है सर ये। 30 27 28 29 30 बहुत अच्छे पॉइंट है। देखिए 33 34 देखिए, वही ज्वाइंट पर, मसल्स पर और ज्वाइंट की पॉइंट कर रहे हैं, इसीलिए GB33 34 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। चलिए जहाँ घुटने उठने जहाँ समस्या हो, ये वाली पॉइंट है जी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा GB23। तो जैसा कि हमने GB24 हमने देखा कि ये अलार्म पॉइंट है, उसी तरह से एक और अलार्म पॉइंट है गॉल ब्लैडर का। तो गॉल ब्लैडर का दूसरा अलार्म पॉइंट है GB23, ये भी टेस्ट एंड ट्रीटमेंट पॉइंट है। तो इसको एडिशनल अलार्म पॉइंट पे कहते हैं, एडिशनल अलार्म पॉइंट है ये। तो ये गॉल ब्लैडर के फंक्शन को सुधारता है। तो ये दोनों पॉइंट से हम टेस्ट और ट्रीटमेंट, हम इसको टेस्ट कर सकते हैं और ट्रीटमेंट इसका कर सकते हैं चेक करके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा GB21। अब ये GB23 के बाद के जो पॉइंट हमारे आ गए हैं, ये हमारे ब्रेन से रिलेटेड पॉइंट्स आ गए हैं, क्योंकि ये इनकी लोकेशन उधर की तरफ आने लग गई है, ऊपर की तरफ आने लग गई है। तो GB21 हमारा यहाँ से ब्रेन के पॉइंट्स हैं। तो ये हार्मोन सिक्रेशन को मेंटेन करने के लिए GB21 हम काम में लेते हैं, क्योंकि इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड का पॉइंट है। तो हम जानते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के 3 भाग होते हैं, एंटीरियर लोब होता है, एक मीडियल होता है, एक पोस्टीरियर होता है। तो आगे का जो भाग होता है वो एंटीरियर लोब कहलाता है। तो इसके लिए हम GB21 को यूज करते हैं, और इसके साथ में हम TW16 और SI15 को भी यूज करते हैं। तो अगर कोई हार्मोन सिक्रेशन में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हम इन पॉइंट्स को यूज करके उसको ठीक कर सकते हैं। तीनों को टोन कर दीजिए। अगर आपको हार्मोन सिक्रेशन में कहीं कमी आ रही हो, जहाँ डिफिशियंसी हो, वहां पर तीनों TW16, SI15
और GB21, इन दोनों को टोन कर दीजिए। जी तो सर। ये हम लोग और सोचे, और हमारे पास आयुर्वेद में दिया हुआ है, आयुर्वेद में हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड दिया हुआ है फिंगर नंबर 7 में, तो वहां पर हम लोग जो करना चाहते हैं वो करिए। उसको मिडिल ज्वाइंट में वहां पर रखा हुआ, मेथी लगाए या टोन करें, जो भी करें। और इसके अलावा इसके साथ साथ GB21 का और TBW16 और SI15, ये बिल्कुल बढ़िया, सबको नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि एंटीरियर लोब से 7 हार्मोन्स निकलते हैं। जी सर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा GB20A पॉइंट। GB20A पॉइंट हमारा ये हमारा मेलेनिन का पॉइंट है। तो स्किन के कलर चेंज के लिए मेलेनिन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर मान लीजिए किसी का स्किन का कलर डिस्टर्बेंस हो रहा है, मान लीजिए किसी का कलर में कुछ कोई हार्मोनी कुछ ना कुछ डिस्टर्ब हो रहा है, तो हम उसको टोन करेंगे। लेकिन अगर कलर बहुत डार्क हो रहा है तो इसका मतलब मेलेनिन बहुत ज्यादा सिक्रेट हो रहा है, तो उसके लिए हम उसको इस पॉइंट को सेडेट करेंगे। तो इसके लिए ये इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड का ये बीच का जो मध्य भाग होता है वहां का पॉइंट है ये। तो ये हमारे पिगमेंटेशन के डिस्टरबेंस के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके मेटाबॉलिज्म के लिए है। तो इस तरह से हम पिगमेंटेशन के लिए अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, मेलेनिन की प्रॉब्लम आ रही है, तो हम GB20A को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा GB20। GB20 हम देखते हैं कि एक वात का तालाब के नाम से ये पॉइंट फेमस है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का ये पॉइंट है। आंख, नाक, कान, गला सबके लिए बस पॉइंट है, वहां से ये हम जोड़ता है। हाई बीपी के लिए हम इस पॉइंट को यूज करते हैं। ब्रेन के लिए बहुत स्पेशल पॉइंट है। तो ये SMP पॉइंट है हमारा इसका नर्वस सिस्टम का, नर्वस सिस्टम से को इन सब से जोड़ता है ये पॉइंट। इसकी जगह दिखा दीजिए, लोकेशन दिखा दें, लोकेशन। जी सर। जी सर। 20A और GB21 याद अगर हम लोग थोड़ा कर सके, तो हम लोग कभी जाते हैं, पुराने जमाने के जो नाऊ होते थे वो यही सब पॉइंट को स्टिमुलेट करते थे। याद है तिवारी जी? अगर गांव में जो कोई रहे हों वो जानते होंगे, वो यहाँ पर पूरा यूं, यहाँ पर यूं करते रहते थे, यूं। ये वही पॉइंट है, ये यूं। अभी भी नाऊ कभी कभी जो है, आप यही तो जहां करेगा तो यूं करके यूं ले जाता है हाथ को, ये वही वाले पॉइंट है। GB20, 20A और GB21। अब आप समझ सकते हैं कि वो जानकारी कितनी उसको अधिक थी। हम लोग नहीं समझ पा रहे, लेकिन उसको जानकारी थी, उन्हीं पॉइंट्स को वो स्टिमुलेट कर रहा है। जी सर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा GB19। गॉलब्लैडर 19 पॉइंट हमारा सेरेब्रल पेंडुकल का पॉइंट है, नर्व का पॉइंट है ये। तो मस्तिष्क को सपोर्ट करने वाले जो रज्जु होते हैं वो, उसके लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गॉलब्लैडर 18A। ये हमारा इंटीरियर ब्रांच ऑफ कॉलिकुली, यानी हम जैसा कि हमें सर ने दिखाया, तो ये गर्दन की जो हमारी पेशी, बड़ी पेशी के नीचे की शाखा होती है, ये GB21, GB18A। तो ये हमारी गर्दन की एक शाखा हो जाती है नीचे की तरफ, जो बड़ी वाली शाखा होती है, बड़ी वाली पेशी के नीचे की शाखा होती है, उसकी वहां का ये GB18A पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा GB18। GB18 हमारा सुपीरियर ब्रांच ऑफ कोलिकुली, गर्दन की बड़ी पेशी की ऊपर की। ये वाला GB19 हमारा नीचे की शाखा का था, और ये हमारे ऊपर की शाखा का पॉइंट है। वर्चुअली ये अब डॉक्टर वॉल ने, वर्चुअली डॉक्टर वॉल ने क्या किया कि जो साइंटिफिक, जो मतलब मेडिकल वाले टर्म्स थे, और उनके बेसिस पर उन्होंने स्टडी किया था, तो वो सारी चीजें हो सकता है कि हम लोगों के अपने अध्ययन वाले में ना हो, लेकिन ये वर्चुअली उनके सिस्टम में थी कि उन्होंने डॉक्टर थे खुद एलोपैथ के भी, तो उन्होंने सारे उन पॉइंट्स को यूज कर लिया और ये पॉइंट बता दिया। तो आपको अगर कोई रिपोर्ट में मिलता है कि आपको ये चीज, मान लीजिए कोई आया कि सुपीरियर ब्रांच ऑफ कोलिकुली में प्रॉब्लम है, तो ये टेक्निकल शब्द है जो आपको हो सकता समझ में ना आए, लेकिन किसी रिपोर्ट में आ रहा है, तो आप हम लोग, हमारे पास एक पॉइंट है, उसका ट्रांसलेशन क्या है, GB18। हमने GB18 को उसको सेडेट करेंगे या टोन करेंगे, या हम लोग मेथी लगा देंगे, तो इससे बैलेंसिंग पॉइंट हो जाएगा, ये उसका कहना है जी। चलिए बेटा। ये GB18 हमारा आंख की प्यूपिल अगर घूमने में या गर्दन के घूमने में कोई प्रॉब्लम आती है, तो हम यूज कर सकते हैं। स्पाइन के ये थोरेसिक 1 और 2 से जुड़ा होता है ये वाला पॉइंट। जैसे कि इसमें लिखा है, इट इज रिस्पॉन्सिबल विजुअल रिफ्लेक्सेस, देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये, एंड रिफ्लेक्सेस अल्टर्ड पोजिशन ऑफ ट्रंक, हेड, आई एंड लिम्स इन रिस्पॉन्स टू रेटिनल इम्पल्सेस। इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दिस कनेक्ट सुपीरियर कोलिकुली विद T1 T2, फिर where the people डायलेटर, dilator center is situated। तो जहाँ ये हमारे स्पाइन के थोरेसिक 1 हाँ, और 2 से जुड़ा जहाँ होता है।
T1 वहीं पर जो है जहां पर C7 C8 वाला पॉइंट आता है, उसी का उभरा हुआ जो भाग होता है वो T1 होता है, T1 और C7 वाला। तो आप जब भी, और इसका कहा है, इसका देखिए इसमें एक और अध्ययन मालूम हुआ, वेयर द पुपिल डायलेटर सेंटर, यहाँ पर पुपिल का ये वाला जो है प्लेक्सस जहां जा रहे हैं, प्लेक्सस माने किसको इनर्वेट कर रहा है, वो पुपिल को कर रहा है। तो पुपिल को डायलेट करने का जो काम है वो T1 T2 के सेंटर के पास है। तो GB18 और T1 T2 तीनों के माध्यम से हम लोग अगर पुपिल डायलेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो ये वाला GB18 और T1 T2 में जो आपका पॉइंट जो आ रहा हो हमारे सिस्टम में, उसमें आप केवल मेथी लगा दीजिए, चाहे आयुर्वेदिक चाहे चाइनीज में, और GB18 को पॉइंट अप कर दीजिए। तो सिंपल GB18 कर सकते हैं, और T1 T2 में हम लोग जो मॉडर्न, हम लोगों ने जो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में पढ़ा है कि T1 T2 के पॉइंट कौन से हैं, तो उन पर हम लोग कार्यवाही मतलब स्टिमुलेट करके इस पॉइंट को ठीक कर सकते हैं। ये पॉइंट नोट कर लीजिए आप सभी लोग कि पुपिल डायलेशन सेंटर ये है जी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा GB17 हमारा रेटिकुलर इन द मेसेनफेलन, ब्रेन के शुरुआती का भाग जो होता है वो है ये, वो टर्म है ये। तो मध्य मस्तिष्क में स्नायु तंत्रों का आड़ा सीधा जाल जो स्पाइनल कॉर्ड, मिड ब्रेन और पोन्स, मतलब हमारे जब स्पाइन से स्पाइनल कॉर्ड, फिर मिड ब्रेन, फिर पोन्स, तीनों को ये जो हमारा प्लेक्सस है वो तीनों को प्रभावित करता है ये। तो एन इरिटेशन इन द रेटिकुलर causes irritation of the brain stem and ultimately it affects the limbic system। तो ये हमारा ब्रेन स्टेम को प्रभावित करता है और फिर हमारा लिम्बिक सिस्टम को ये प्रभावित करता है। तो उसके लिए ये हमारा GB17 पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा GB16, ये हमारा मेजरमेंट पॉइंट है सोमिक सेंटर इन द डिंसेफेलन डायनसेफ्लॉन में, डायनसेफ्लॉन डाइनसेफ्लॉन है, हाँ। डाइनसेफ्लॉन कि अंतर मस्तिष्क में निद्रा केंद्र है। तो GB16 हमारा नींद का पॉइंट है। अगर स्लीप सेंटर इन द इंटर ब्रेन और फोर ब्रेन इन द थर्ड वेंट्रिकल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेप्थ ऑफ स्लीप, मतलब गहरी निद्रा के लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिनको गहरी नींद नहीं आती है उनको हम इस पॉइंट पर उपचार दे सकते हैं। स्लीपिंग सेंटर इज डाइनसेफ्लॉन इज सेंटर ऑफ टू इंड्यूस स्लीप। ये हमारा नींद इंड्यूस करने के लिए, नींद को लाने के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है GB16। इसके अलावा हम GB11 पॉइंट को भी यूज करते हैं जो हम आगे देखने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नॉर्मली अगर नींद नहीं आ रही तो टोन कर दीजिए, तो ये वो सेंटर जो है अपना स्टिमुलेट हो जाएगा। और अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि थोड़ा बैलेंसिंग करके, तो 2-1 दिन में समझ के उस सेंटर में GB16 के पॉइंट पे आप देख लीजिए कि एनर्जी आपकी कम है क्या ज्यादा है। कम होगी तो आपको नींद नहीं आ रही होगी, तो आप उसको टोन कर लीजिए। तो ये भी समझना चाहिए हम लोगों को। GB1 GB11 में और GB16 में पॉइंट आपको दिख जाएगा। ठीक, इसको नेक्स्ट यूज पॉइंट कर है सकते हमारा जी। जी सर GB14, ये आइज के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेटरल geniculate body, it is a primary visual center situated in the dicephalon in the brain। मतलब विजुअल सेंटर में जो हमारा ब्रेन में जो पॉइंट ये हमारा ये अंतर मस्तिष्क में जो सेंटर है हमारा विजुअल का, आंख का देखने का, उसका ये GB14 बहुत अच्छा पॉइंट है। घुटने जैसे वक्र आकार के मस्तिष्क का पार्श्व भाग है ये। इट इज a relay center station on the visual pathway, hence treat GB14 in eye vision problems। आंख से जो तार जुड़ी है उस पाथवे की प्रॉब्लम के लिए GB14 को हम यूज करते हैं। लेटरल जेनिकुलर बॉडी ऑप्टिक नर्व की ट्रांसफार्मर का कार्य करती है। अतः ऑप्टिक नर्व एट्रोफी में ऑप्टिक ट्रेट की सूजन एवं जलन घटाने के लिए इस बिंदु पर उपचार। ऑप्टिक नर्व की कोई भी प्रॉब्लम होती है, एक शॉर्ट में हम समझ सकते हैं, ऑप्टिक नर्व की अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम GB14 को यूज कर सकते हैं। ऑप्टिक नर्व में चाहे सूजन हो चाहे जलन हो, कुछ भी हो, तो हम इस पॉइंट को GB14 को यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा GB12 हमारा पोस्टीरियर हाइपोफिसिस और पिट्यूटरी ग्लैंड न्यूरो हाइपोसिस का पॉइंट है। तो इसके साथ हम TW3 को भी यूज करते हैं। तो इसके लिए इसको समझने के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड का पिछले भाग का पॉइंट है ये। अब हम देखते हैं कि हमें पानी कितना पीना है, कितना आउटपुट होना चाहिए और कितना इनपुट होना चाहिए। तो इसका कंट्रोल हमारा किडनी के पास है। लेकिन कितना रहना चाहिए और कितना बाहर जाना चाहिए उसके लिए पिट्यूटरी ग्लैंड का पिछला लोब काम करता है।
तो वहां से एक एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन रिलीज होते हैं, उसको मदद करती है। लेकिन अगर एडीएच के रिलीज सिक्रेशन में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई गड़बड़ी हो जाए, तो हम जीबी12 को ट्रीट करके पिट्यूटरी के पोस्टीरियर लोब को ठीक कर सकते हैं। फ्लूइड के इनटेक या आउटपुट को हम बैलेंस भी कर सकते हैं इसके द्वारा। हमारा शरीर पानी या बाकी चीजों को जितनी जरूरत होती है उतना तो ले लेता है, उतना तो रख लेता है, और बाकी सबको वो बाहर निकाल देता है। तो ये सब हमारी पिट्यूटरी के पोस्टीरियर भाग से कंट्रोल होती है। यूरिन हमारा 500 मिलीलीटर पर डे रिलीज होना चाहिए। तो कम ज्यादा अगर हो रहा है तो उसके लिए एडीएच हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। एक्सेस यूरिन अगर यूरिनेशन हो रहा है तो हम जीबी12 को ट्रीट करेंगे। तो यही सब इसमें बताया है। तो हम आगे देखते हैं। जीबी12 के बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखते हैं जीबी11 बी। जीबी11 बी पॉइंट हमारा ब्रेन स्टेम, मेडुला, पोन्स और सेरेबेलम का पॉइंट है। ये मेडुला का न्यूक्लियस वाला जो सेंटर होता है, उसका न्यूक्लियस वाला जो पार्ट है उसका पॉइंट है ये। न्यूक्लियस ऑफ द वेगस नर्व इन मेडुला ऑब्लांगेटा। जो मेडुला ऑब्लांगेटा का हमारा न्यूक्लियस वेगस नर्व के न्यूक्लियस है, उसका मेडुला ऑब्लांगेटा का ये पॉइंट है। तो ये वेगस नर्व का केंद्रक, जो वेगस नर्व हमारी सबसे बड़ी नर्व है क्रेनियल नर्व में, उसका जो सेंटर न्यूक्लियस का पॉइंट है जीबी11 बी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जीबी11 यानी ए। नहीं, इसका अर्थ ये हुआ कि अगर कभी आपको लग रहा है कि कोई आपके सारे शरीर में, क्योंकि एक ही नर्व है जो सब जगह जाती है, तो कभी आपको लग रहा है कि स्टमक में या कोई चीज किसी भी ऑर्गन में, नीचे के ऑर्गन में फंक्शनिंग जो है ठीक प्रॉपर नहीं हो पा रही है, तो एक कारण उसका ये भी हो सकता है कि वेगस नर्व, क्योंकि वेगस नर्व को हम लोग हमेशा स्टिमुलेट करते हैं, तो वेगस नर्व को एंडिंग में मेरिडियन में भी हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। और जीबी11 बी में मेथी लगा दीजिए तो भी वेगस नर्व का, क्योंकि न्यूक्लियस है, यहीं से उसका सब जाना है, तो आप उस पॉइंट को यूज कर सकते हैं। जीबी11 बी में केवल मेथी लगाइए, और प्लस आप जो एंडी मेरिडियन करना चाहते हो या स्टमक में कोई और प्लेक्सस करना चाहते हो करिए, लेकिन इस प्लेक्सस के साथ साथ न्यूक्लियस को भी ट्रीट कर सकते हैं हम लोग। जी सर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जीबी11 ए। ये मीडियल जेनिकुलेट बॉडी, नर्वस सिस्टम को अगर नर्वस सिस्टम के अगर सुनने में कोई इन्वॉल्वमेंट है तो हम इस पॉइंट को ट्रीट कर सकते हैं। घुटने जैसे वक्र आकार का मस्तिष्क का मध्य भाग होता है ये सुनने की तकलीफों में इस पॉइंट को हम जीबी11 ए को हम यूज करते हैं। उससे हमारा नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है किडनी हमारा किडनी यहाँ किडनी को हम लोग यूज करते हैं, कि किडनी का हम लोग टोनिफिकेशन करते हैं कि सुनने की तकलीफ है, वहां उसके साथ साथ 11 को भी हम लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि जेनिकुलेट बॉडी का, और इसी तरह जेनिकुलेट बॉडी ऊपर भी मिली हुई है हमको, कहीं ऊपर 12 या कहीं पर है, जेनिकुलेट बॉडी का ऊपर भी कोई पॉइंट है, या इसके नीचे होगा, चलिए अभी मिलेगा। तो ये लेटरल जेनिकुलेट बॉडी का भी कोई पॉइंट इसी में है, ठीक है, मीडियल लेटरल बगल। सर एक जीबी14 आया था लेटरल जेनिकुलेट बॉडी का, हाँ जीबी14। हाँ, कोई पॉइंट जी है सर। जी सर, जी। जीबी14 था वो। हाँ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जीबी11। जीबी11 पॉइंट हमारा मेजरमेंट पॉइंट सेंटर फॉर स्लीप एंड अवेक रिदम इन द मिड ब्रेन। तो ये हमारा जो पॉइंट है जीबी11, सोने और जागने के रिदम में अगर कोई, मतलब अगर हम सो नहीं पा रहे हैं तो हम जीबी16 को ट्रीट करेंगे, लेकिन अगर सोने और जागने के रिदम में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हम जीबी11 को ट्रीट करेंगे। हमारा हर एक टाइम फिक्स होता है सोने का, जैसे उसके लिए हमारा मेलेटोनिन हार्मोन जो पीनियल ग्लैंड में बनता है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और बॉडी के सोने जागने के साइकिल को उसका टाइम रेगुलेट होता है। तो अगर हम सो नहीं पा रहे हैं तो इस पॉइंट से हम टाइमिंग और रिदम दोनों हम कंट्रोल कर सकते हैं। ओल्ड एज में भी हम जीबी11 और जीबी16 को ट्रीट करके हम उसका साइकिल को ठीक कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम लोग TW20 पर भी मेथी लगाकर ठीक, TW20 हमारा हाइपोथैलेमस है, तो हाइपोथैलेमस स्लीप सेंटर को भी जो है स्लीप को कंट्रोल करता है, तो कंट्रोलिंग के लिए उस पॉइंट को भी हम लोग मेथी लगा सकते हैं अलॉन्ग विद जीबी11 एंड जीबी16। जी सर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जीबी10। जीबी10 हमारा न्यूक्लियस रूलर, चर्म को, हमारी स्किन को लाली प्रदान करने के लिए जो केंद्र होता है वो मिड ब्रेन में होता है, तो उसका ये जीबी10 हमारा पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जीबी10 ए। ये भी हमारा मिड ब्रेन का पॉइंट है। प्री गैंग्लियन ब्रांचेस ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्व इन द मेसेफेलोन
मध्य मस्तिष्क में परानुकंपनी एवं स्वैच्छिक स्नायु के पूर्व उप स्नायु की जाल की शाखाओं का ये हमारा मिड ब्रेन का पॉइंट है, GB10A। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा GB9। ये हमारा SMP पॉइंट है, मेसेफेलोन ऑफ मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का पॉइंट है, ये मिड ब्रेन का हमारा पॉइंट है, वो ट्रैक्ट जहां से मिड ब्रेन और ब्रेन स्टेम जुड़ा होता है और ये सभी आने जाने वाले ट्रैक्ट के ऊपर काम करता है, तो उसका ये पॉइंट है। तो ये हमारे न्यूक्लियस ऑफ फोर्थ और फिफ्थ क्रेनियल नर्व का पॉइंट है। इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ आईज, हेड एंड नेक इन रिस्पॉन्स टू विजुअल स्टिमुली। अगर दर्शक को देखने के लिए आंखों, सर और गर्दन की परिचालन का नियंत्रण हमारा मिड ब्रेन करता है। ये सारे काम हमारा मिड ब्रेन करता है। यहाँ कोई प्रॉब्लम होती है तो हम GB9 को ट्रीट कर सकते हैं। यानी नेक्स्ट है कोई बगल से गुजर गई और उसने कोई हॉर्न दिया और हॉर्न देने के बाद आपने अपना सर या गर्दन को नहीं रिस्पांस दिया, यानी झुकाया नहीं, हटाया नहीं या सुना नहीं, तो देखा। होता क्या है कि आवाज निकली तो आप तुरंत देखते हैं, ये अपना आपका रिफ्लेक्स है। अगर इस रिफ्लेक्स में कहीं कमी आ रही है, जो कब होती है, एजिंग फैक्टर में जरूर होती है। तो एजिंग फैक्टर के सब पॉइंट है कि दृश्य को देखने के लिए आंख और सर और गर्दन का मूवमेंट थोड़ा सा बाधित होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग कि रिफ्लेक्सेस कम हो जाते हैं। तो वही ये पॉइंट है। तो ऐसी दशा में GB9 को हम लोग टोन कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारे चबाने की क्रिया में काम करता है। अगर चबाने में भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम GB9 को ये भी वही प्रॉब्लम है, एजिंग फैक्टर में ये होता है। फिर इसके अलावा लीसन क्षति हो मिड ब्रेन में कॉजेज एर्गेली रॉबर्टसन pupil in which the light reflexes is lost but accommodation reflex remains intact। सर इसे आप समझाएंगे? हाँ, वही मतलब मिड ब्रेन में अगर कोई लेजर माने क्षति कोई हो गई, तो क्षति होने की वजह से क्या होता है, लाइट रिफ्लेक्स इज लॉस्ट। लाइट का जो जैसे आंखों में डालिए लाइट, तो वो लॉस्ट हो सकता है, लेकिन एकोमोडेशन मतलब कुछ तो रहेगा, इम्पैक्ट रहेगा, यानी वो आप ऊपर कर सकेगा। ये नहीं है कि मतलब कर नहीं पा रहा है, लेकिन वो लाइट रिफ्लेक्स, लाइट डाले आप, जैसे होता है कि आंखों में रोशनी डालिए तो आंखें या तो सिकुड़ेंगी या वो करेंगी, तो वो एकोमोडेशन वाला तो है। मतलब ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि परिवर्तन नहीं होता, लेकिन लाइट रिफ्लेक्स, लाइट डालेंगे तो नहीं होगा, हो सकता है कोई चीज भाग तुरंत हो जाए। तो ये लाइट रिफ्लेक्स के लिए वही वाला एजिंग फैक्टर में GB9 को हम लोग ये सब रिपोर्ट में आएगा कि उसका लाइट रिफ्लेक्स कम हो गया है या बिल्कुल हो ही नहीं रहा है। तो हम, क्योंकि आंखों में कोई मिड ब्रेन में कहीं लीजन हुआ, लीजन माने क्षति, कोई इंजरी, तो इंजरी हो गई तो यानी उसके टिश्यू, वो जहाँ के जो ब्रेन के टिश्यू हैं वो डैमेज हो जाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि आप अगर ये लाइट रिफ्लेक्स लॉस्ट हो गया हो तो भी GB9 को हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा GB8। GB8 हमारा ट्यूबर सिनेरम का पॉइंट है। मस्तिष्क तथा स्नायु मंडल में ग्रे मैटर से संबंधित स्थानों में आई स्थानिक सूजन बताती है कि शरीर में डिजनरेशन हो चुका है। अगर शरीर में डिजनरेशन स्टार्ट हो चुका है तो हम GB8 को, जैसे कि सर ने बताया कि एजिंग अगर प्रॉब्लम आ रही है तो डिजनरेशन नेचुरल होने लग जाता है, तो हम GB8 को ट्रीट कर सकते हैं। सो दिस इज द सेंटर फॉर डिजनरेटिव प्रोसेस। शरीर में कहीं भी डिजनरेशन प्रोसेस आरंभ हुई है तो इसकी सूचना हमको GB8 से मिल जाती है। उसकी रोक और उपचार करने का भी है बहुत अच्छा पॉइंट है। इसके साथ साथ हम गवर्निंग वेसल 23(1)A, ये जो CMP पॉइंट है हमारा ऑर्गन डिजनरेशन का एंटायर बॉडी का, तो GB8 के साथ में हम GB23(1)A को भी ट्रीट करना चाहिए। ये हम लोग रिपोर्ट डेली देखते हैं। कहाँ देखते हैं? स्पाइन डिजनरेशन। आप देखिए हमेशा आएगा, क्योंकि स्पाइन के तुरंत मालूम हो जाता है स्पाइन डिजनरेशन। ब्रेन डिजनरेशन, ब्रेन में भी पर्टिकुलर होता है कि भाई आप इतनी एजिंग फैक्टर में 10% डिजनरेशन होगा, वो ठीक है। लेकिन अगर डिजनरेशन उससे अधिक हो रहा हो, जो नॉर्मल आपका वो है, जिससे डिजनरेशन मतलब पूरे शरीर में होता रहता है, तो कह रहे एंटायर बॉडी के लिए GB23(1)A और GB8 दो पॉइंट आपके पास मिले हैं, जिनको कि आप टोन करके उसको डिजनरेशन को रोक सकते हैं। ये जो पॉइंट है, ये हम लोग इसके पॉइंट को याद ही नहीं रखते, ना यूज करते हैं। सबसे मेरी गुजारिश है कि इन पॉइंट को यूज जरूर करिए प्लीज, क्योंकि डिजनरेशन तो हमेशा आप देखिए कभी भी होगा तो हम लोग जेडी मेरिडियन को यूज करते हैं डिजनरेशन में, बोन डिजनरेशन, तो इसको भी यूज करिए। GB23(1)A CMP पॉइंट है और GB8 ठीक।
नेक्स्ट पॉइंट हमारा GB7 है, ये हमारा SMP पॉइंट है, डाइसेफ्लॉन इंटरब्रेन का पॉइंट है, अंतर मस्तिष्क का। नेक्स्ट पॉइंट हमारा GB4 है। GB4 हमारा जो पॉइंट है ये थैलेमस का पॉइंट है। तो थैलेमस क्या होता है? लार्ज एवॉइड मास ऑफ ग्रे मैटर लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल। ये हमारे थर्ड वेंट्रिकल के एक तरफ ग्रे मैटर का एक मास होता है, वो स्थित होता है। इट रिसीव सेंसेशन फ्रॉम पेरिफेरी एंड सेंड्स देम टू सेरेब्रल कॉर्टेक्स, बेसल गैंग्लियन, हाइपोथैलेमस, रेटिकुलर फॉर्मेशन एंड इंट्राथैलेमिक फाइबर्स। तो ये हमारा सेंसेशंस को रिसीव करता है, लेता है और फिर उनको भेजता है कहाँ पर? सेरेब्रल कॉर्टेक्स में भेजता है, बेसल गैंग्लियन में भेजता है, हाइपोथैलेमस, रेटिकुलर, यहाँ हर जगह पे ये इंफॉर्मेशन को भेजता है। ये नर्वस दर्द को महसूस करने का सेंटर है ये, और सोने जागने का भी ये सेंटर है। नर्वस सिस्टम रेटिकुलर फॉर्मेशन एवं लिम्बिक सिस्टम के साथ जागने, उठने एवं अलर्टनेस में भी सहयोग देता है। इसके आक्रांत होने पर ये सारी प्रॉब्लम्स हमें होने लगती है, जो ऊपर जो गुण है इनमें कमी आ जाती है। हमारे शरीर में जितने भी पार्ट हैं सबको सर्कुलेशन के माध्यम से ब्लड मिल रहा है, तो उसी माध्यम से उसको पोषण भी मिल रहा है। ऐसी कंडीशन में सारा का सारा जो कार्य होता है वो अपने सही तरीके से करते रहते हैं, अगर उनको ब्लड मिलता रहता है तो। लेकिन अगर थैलेमस वाले एरिया को किसी भी कारण से ब्लड ना मिल पाए या कम मिल पाए, तो ऐसी कंडीशन में थैलेमस का काम प्रभावित हो जाएगा। तो इसमें थैलेमिक सिंड्रोम आने लगते हैं, थैलेमिक कहीं ना कहीं सिंड्रोम आने लगता है। तो थैलेमिक सिंड्रोम में इसमें क्या होता है? अस्थि पेशियों में टोन कम हो जाता है, चलने, मतलब अगर हम चलते फिरते हैं उसमें तालमेल बिगड़ जाएगा। मतलब अगर हम सीधे एक लाइन में चल रहे हैं तो हम चल नहीं पाएंगे। तो ऑप्टिक नर्व में भी ऑप्टिक नर्व में भी प्रॉब्लम आने लग जाएगी, तो भी हम इस पॉइंट को यूज कर सकते हैं। सेंसरी रिले सेंटर भी है ये एक। तो हमारे शरीर में जहाँ कुछ भी जो भी कुछ हो रहा है, सबके सभी सेंसरी नर्व के माध्यम से ब्रेन के सेंटर में जाते हैं। तो ये ऑप्टिक नर्व का भी ओरिजिन है और ब्रेन का पोस्टीरियर गैंग्लियन है। हाथ पैरों को चलाना या अंदाज से जो हम अंदाज से कई चीजों को सेंस करते हैं, तो वो हम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते अगर यहाँ कोई प्रॉब्लम आती है तो थैलेमस में। जॉइंट सेंसेस मूवमेंट अफेक्टेड हो सकते हैं इसमें, सारी चीजें कंट्रोल से बाहर होने लगती हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम अगर होने लगती हैं तो थैलेमिक सिंड्रोम कहलाते हैं। तो इसके लिए हम ये GB4 को पॉइंट को हम यूज करते हैं, सही मिलान नहीं कर पाते किसी चीज को। तो इस तरह से कई प्रॉब्लम हमें थैलेमस की वजह से आने लगती हैं। थैलेमस नेक्स्ट है सेंसरी, हमारा थैलेमस को सेंसरी रिले स्टेशन कहा जाता है, नोट कर लीजिए। ये कोई भी सेंसेस, सेंसरी माने जो सेंसेस जाती हैं, जो हमारे ब्रेन को कोई मैसेज जा रहा है, तो उसका रिले स्टेशन माने वहां पर पहले ये जाएगा थैलेमस में, थैलेमस से फिर रिले होगा, फिर दोबारा जाएगा रिले स्टेशन। तो यानी अगर मान लीजिए इसको, मान लीजिए कोई सप्लाई हो रही है, तो ये सप्लाई जब खुद ही नहीं पा रहा है, तो ये क्या अपना रोगग्रस्त हो जाएगा। अगर ये रोगग्रस्त हो जाएगा तो क्या होगा? जो आपके मूवमेंट हो, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। आप मान लीजिए चल रहे हैं, तो आप चल रहे हैं, तो चलने में आपका हाथों का कैसे मूवमेंट होना चाहिए, ये नहीं हो पाएगा। दूसरा क्या है होगा कि जैसे मतलब टोनी, शरीर की गति और पर कोई आपका नियंत्रण नहीं रहेगा। तो आंखें बंद, मान लीजिए आपने आंखें बंद किया, तो आपने हाथ फैला लिया, तो आपको आंखें बंद करने पर भी आंख फैलाने में आपको ये मालूम है कि हमारी स्पेस में पोजीशन कहाँ है, ये हाथ कहाँ पर है, बायां है, दायां किधर है, ये आपको मालूम रहता है। लेकिन यदि ये डैमेज हो गया, तो ये क्या है, आपको ये नहीं मालूम हो पाएगा कि आंख बंद कर लेंगे तो हम कहाँ हैं। तो इसलिए आप आंख बंद करने पर गिर सकते हैं, क्योंकि थैलेमस आपका अफेक्टेड है। तो आपको कंट्रोलिंग इस मालूम ही नहीं है कि हमारा हाथ किधर है। जैसे तो हमको मालूम है कि हाथ पैर है, हमको मालूम है कि अंधेरा है, लेकिन फिर भी हम खड़े हुए हैं, पैर हमारे जमीन पर है। तो ये सब कंडीशन इसकी होती है, इम्पेयरमेंट इसका। तो ये भी इस, अब यहाँ पर मान लीजिए रक्त आपूर्ति को हुआ, तो अब इसको थैलेमस में, तो इस वाले पॉइंट को, थैलेमस GB4 को, ये हम लोग थैलेमस का पॉइंट है, इसको हम लोग टोन कर सकते हैं ऐसी दशा में, जब आपको लगे कि ये कम हुआ। पैसिव मूवमेंट एंड जॉइंट सेंस एंड पोस्चर, पैसिव मूवमेंट, सारे इंपेयरमेंट, ऑल टाइप, सारी सेंसेस, कोई इंफॉर्मेशन, सेंसेस हमारे 5 सेंस हैं, चाहे देखने की हो, चाहे आपकी स्किन से हो, चाहे आपकी कान सुनने की हो, सारा इंपेयरमेंट होगा थैलेमस का है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा GB3 हमारा ट्राइजेमिनल नर्व है, ये फिफ्थ नर्व हमारी क्रेनियल नर्व है। तो ये हमारी क्रेनियल फिफ्थ हमारे फेस की त्रिधारा तंत्रिका कहलाती है। क्रेनियल नंबर 5 है। फर्स्ट ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व इज ऑप्थेल्मिक ब्रांच। इट इनर्वेट्स द स्किन, ये स्किन को इनर्वेट करती है। अपर लिड
of the upper lid, स्किन की अपर लिड को, the frontal region and the hairy part of the head, और कंजक्टिव, सिलियरी बॉडी, आइरिस एंड द कॉर्निया, इन सबको ये यहाँ इसका इनर्वेशन होता है। तो ये क्रेनियल नर्व 3 का पॉइंट है, जीबी 3। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा GB1A। ये हमारा सिलियरी गैंग्लियन, पलकों और भौहों संबंधी उप स्नायु केंद्र का पॉइंट है, आई से रिलेटेड है। सिलियरी गैंग्लियन रिसीव्स प्री गैंग्लियन मोटर फाइबर्स फ्रॉम अक्यूमुलेटर नर्व 3, आंख की नर्व का ये पॉइंट है। तो ciliary ganglion receives sensitive fibers from trigeminal nerve 5. The sympathetic fibers are received from upper cervical ganglion UB10C. The nerve of medial sympathetic root of ciliary body ganglion go to pupil dilator muscle. जब sympathetic nerve का लकवा हो जाता है और pupil सिकुड़ जाती है, जब pupil एकदम हमारी shrink हो जाती है, तो meiosis, sinking of eye in the orbit, anophthalmos and dropping of upper lid, psoas and that is Horner's disease. Horner's disease होता है आंख का लकवा होता है, तो आंख का इसमें सिंपैथेटिक नर्व के पाथवे का डिस्टरबेंस हो जाता है कुछ, तो इसके लिए हम GB1A के साथ में हम GB14 को भी हम यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा GB1-1, ये ऑप्टिक नर्व का पॉइंट है, आईज के लिए क्रेनियल नर्व नंबर 2। अगर वहां पे अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो ये हम इसको GB1-1 को यूज करते हैं। ये नेत्रों को हमें देखने की शक्ति देता है। GB1 हमारा PSPM फॉर द पोस्टीरियर सेक्शन ऑफ द आई, हमारे आंखों के पीछे की सेक्शन का पॉइंट है। तो ये हमारे आईज के लिए, आईज की जैसे हमारे कोरोइड प्रॉब्लम, संजित पटल, रेटिना की प्रॉब्लम्स अगर होती है, या फंडस आंख का तल, इसकी अगर कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो हम GB1 को यूज कर सकते हैं। द एंट्रेंस पॉइंट ऑफ ऑप्टिक नर्व, ये हमारा ऑप्टिक नर्व का एंट्रेंस पॉइंट कहलाता है। तो इस तरह से हम गॉल ब्लैडर के बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं जिनको यूज करके हम हमारी कुछ प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं। बहुत थैंक बढ़िया। यू सो मच। तो ये जो है इतना, ये इसको बार बार हम लोग क्यों पढ़ते हैं, सुनते हैं, इसमें बहुत से पॉइंट ऐसे हैं जो हम लोग को नहीं पढ़ेंगे तो मालूम ही नहीं पड़ते हैं कि इतने इतने अच्छे से पॉइंट दिए हुए हैं, और हम लोग बाद में पूछते हैं कि इसको कहाँ से ट्रीट करें, क्या ट्रीट करें। तो कोई मेडिकल रिपोर्ट आ जाए, उसके टर्म्स हमको नहीं मालूम है, तो डॉक्टर वॉल की किताब को उठाइए, 3 और 4 और 5, और आप उसको एक बार देखिए, आपको कहीं ना कहीं वो चीज मिल जाएगी। ये इसकी विशेषता है। तो हम लोग जो है बहुत इन्हीं सब पॉइंट्स को कोशिश करते हैं कि ये सब बार बार हम लोग पार्ट 4 को बार बार हम लोग पढ़ते हैं, इसीलिए बहुत से पॉइंट में दिए हुए हैं, और बड़े वैसे हैं, और हम लोग प्रयोग कम करते हैं। मैं सभी के लिए कह रहा हूँ, केवल हम ही लोग नहीं हैं, हम लोग भी प्रयोग कम करते हैं, और बहुत से लोग तो प्रयोग देख, किताब ही नहीं हम लोग पढ़ते हैं उसको, जब किताब नहीं पढ़ेंगे तो पॉइंट ही नहीं मालूम पड़ेगा। डॉक्टर वॉल ने बहुत पॉइंट, और ये एस्टेब्लिश्ड है। देखिए बार बार मैं कह रहा हूँ, जो दर्शन चाइनीज एक्यूप्रेशर ने शुरू किया था वो दर्शन है, हमारा आयुर्वेद दर्शन है, सब दर्शन है। दर्शन माने जो मन के माध्यम से जाना जा सकता था, वो दर्शन है। इसको अगर कोई साइंटिफिकली हम लोग प्रूव कर दें किसी ढंग से, तो ये हमारा साइंस हो जाती है। तो दर्शन और साइंस में यही अंतर है। दर्शन बहुत चीज जानता है, इसमें कोई शक नहीं कि साइंस की जो चीजें साइंस नहीं जानती उसको दर्शन जानता है। लेकिन दर्शन को सबके लिए सुलभ बनाने के लिए और सब उसको माने, तो लोग कहते हैं ना कि साइंस माने हमको एक्सपेरिमेंट कर बताइए, तो उस लिहाज से साइंस की जो भाषा है उसमें है एक्सपेरिमेंट, उसमें हम खुद देखेंगे, खुद जानेंगे, कुछ सुनेंगे। तो उसके लिए डॉक्टर वॉल ने मेहनत किया, और उन्होंने मशीन बनाया, और मशीन से पूरी एनर्जी को, सिस्टम को प्रूव किया, और वो प्रूव हुआ। इसीलिए वेस्टर्न वर्ल्ड में डॉक्टर वॉल अधिक पॉपुलर है, क्योंकि वो दर्शन तो रहा होगा, चाइनीज दर्शन था, लेकिन उनके सब पॉइंट को उन्होंने साइंटिफिकली प्रूव कर दिया। अब क्या है, हमको जो प्रूव्ड चीज है वो यूज जरूर करनी चाहिए। हमारा दर्शन क्या है, हमारा आयुर्वेदिक दर्शन है, आयुर्वेद दर्शन है। और हम लोगों ने पॉस्टुलेशन किया, जैसे उन्होंने पॉस्टुलेट किया था, उन्होंने कहा कि हमारा ये पॉइंट है और ये पॉइंट इस जगह पर है। मान लीजिए उन्होंने कहा इस जगह पर है हमारा लंग्स का पॉइंट, यहाँ पर है, ये हमारा पॉस्टुलेशन था चाइनीज दर्शन का, ये पॉस्टुलेशन था, स्थापना थी।
इस स्थापना को डॉक्टर वॉल ने सिद्ध किया कि ये साइंटिफिकली सही है। तो ये जो ये हुआ, अभी दर्शन और साइंस दोनों मिक्स हो गई, यानी ये जस्टिफाइड हो गया। हमारा भी क्या है, हमारी अवधारणा है, प्रोफेसर पार्कजीवन ने अवधारणा दिया कि जो भी कुछ ब्रह्मांड में है वो हमारा कहाँ पर है, हमारा शरीर में है, और शरीर में है तो उन्होंने कहा कि हमारे हाथों पैरों में है। ये पॉस्टुलेशन है, और इस पॉस्टुलेशन से प्रोफेसर पार्कजीवन ने सिद्ध किया कि अगर हम यहाँ पर कोई ट्रीटमेंट देते हैं तो उसका असर उसी तरह होता है जैसे कि हम इस एलआई पॉइंट को, हम एलआई 4 पॉइंट को हम जहाँ शरीर के जिस भाग में लगा रहे हैं तो ओरिजिनल में वहां इसका रिजल्ट आएगा। ये पॉस्टुलेशन थी और ये सिद्ध भी हुई आपके एक्शन से। अब हम लोगों ने आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर किया। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में हमारी अवधारणा क्या थी, हमारी अवधारणा पॉस्टुलेशन है, अवधारणा है कि हमने कहा कि जैसे हमारा है तो हमने कहा कि हमारी लंग्स इसमें स्थित है, तो लंग्स को स्थित यहाँ कर दिया और हमने एलाइव कह दिया कि हमारा यहाँ स्थित है। हार्ट को हमने कह दिया और यहाँ पर कह दिया। कुछ पॉइंट्स हमारे चाइनीज से मिल रहे थे तो वहां कोई दिक्कत नहीं है, वहां तो पॉइंट है ही है और उसको वो सिद्ध हो गया उससे। अब जो पॉस्टुलेशन हमारा है, क्योंकि हमने साइंस और चाइनीज और अपना आयुर्वेदिक तीनों मिक्स किया, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की बात कर रहा हूँ, तो आयुर्वेद ने नहीं कहा था कि यहाँ पर लंग्स है, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर ने कहा यहाँ पे लंग्स है। ये हमारी पॉस्टुलेशन है जिसके माध्यम से हम लोग ट्रीटमेंट करके इसको सिद्ध करते हैं। अब हमको और जो मेहनत करनी है, सारे लोगों को मेहनत करनी है, केवल ऐसा नहीं कि संस्थान को ही, संस्थान ने हम सबको मेहनत करनी है कि हम इस पॉस्टुलेशन को सिद्ध कर दें कि इस जगह हम जो ट्रीटमेंट बार बार कर रहे हैं इस जगह पर हमारी कोई पेपर कोई वो हो, पब्लिश हो, तो हम उसको ये कहें कि हम जिस एलआई 4 के जिस पॉइंट पर हम यहाँ उंगली पर ट्रीटमेंट कर रहे हैं उससे एलआई का ये चीजें स्टिमुलेट हो रही है। कोई मशीन बनाए, कोई वो करें, कुछ भी करें, तो हम जब इस एलआई पॉइंट को अगर हम सिद्ध कर ले रहे हैं, हो सकता है कि इसी डर्मेटॉन से सिद्ध हो जाए कि हम जो एलआई जिसको हम ओरिजिनल बोल रहे हैं, अब हम एलआई 4 यहाँ बोल रहे हैं मान लीजिए, और एलआई 4 हम लोग कहा कि हमारा एलआई 4 यहाँ पर मान लीजिए आ रहा है, यहाँ पर इस जगह पे आ रहा है, तो अगर इस जगह को भी हम स्टिमुलेट करके देख लें कि जो वही रिजल्ट आ रहे हैं जो एलआई 4 में आ रहे हैं, ये हमको करना चाहिए। तो अब हम लोग फिर क्या होगा, फिर हम लोग सिद्ध कर पाएंगे कि हमारा जो एलआई 4 का प्रोफेसर पार्कजीव का पॉइंट है वो हमारा पॉइंट ओरिजिनल चाइनीज का भी एलआई 4 का पॉइंट है और वो एक ही रिजल्ट दे रहा है जो डॉक्टर वॉल कह रहे हैं। ये हम लोगों को करना है, सबको करना है। 20 साल में करें, 25 साल में करें, 30 साल में करें, लेकिन जब कर लेंगे तो ये साइंटिफिक हमारी स्टडी हो जाएगी और तब ये सबके लिए सुग्राही हो जाएगी, सभी लोग ग्राह्य करेंगे, मतलब इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो हम लोग खिमका सर को याद करते हैं, वही कंसेप्ट है ईच वन रीच वन। ईच वन रीच वन तभी होगा जब हम लोग रिसर्च और करेंगे। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर हम लोग आते हैं।